बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी नेत्री, एक ऐसी महिला जिन्होंने किसानी की, धान बोई, धान काटी, सर पे बोझा ढोया, उसके बाद एनआईटी से पास आउट हुई और आज कुरुक्षेत्र की अग्रणी महिलाओं में उनकी गिनती होती है। चर्चा है चुनावों की। जी हाँ, गायत्री कौशल जी हमारे साथ हैं, इंजीनियर गायत्री कौशल, जो थानेसर से नगर परिषद के अध्यक्षा पद का चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज को मौका मिला उनसे बात करने का, उनकी आइडियोलॉजी जानने का, उनके फ्यूचर प्लान जानने का। तो हम मिलवाएंगे आपको गायत्री कौशल जी से और उनसे पूछेंगे कि वो आखिर चुनाव में क्यों आना चाहती है, राजनीति में क्यों आ रही हैं और क्या प्रोजेक्ट, क्या सपने हैं उनके कुरुक्षेत्र को लेके। तो आइए मिलवाते हैं आपको गायत्री कौशल जी से। गायत्री कौशल हमारे साथ हैं, नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन की भावी उम्मीदवार हैं। पहले अगर आप जिसको वोट दें उसके बारे में जानना जरूरी है। हालांकि थानेसर के ज्यादातर मतदाता गायत्री कौशल को जानते हैं, कोई सेवा के तरीके से, कोई सामाजिक क्लब्स की तरीके से, कोई समाज के तरीके से। लेकिन गायत्री कौशल खुद क्या है, उनसे पूछेंगे। गायत्री जी, आपका बी पॉजिटिव न्यूज पर स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए समाज में, क्योंकि आप चर्चा की आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लोग आपको अच्छी तरह जान जाए, पहचान जाए। क्या है आपका परिचय? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मुझे साक्षात्कार के लिए मिलने आए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। बी पॉजिटिव न्यूज के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले नमस्ते कहती हूँ। देखिएगा, मेरा परिचय, आप जैसा कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के शहर के जितने भी निवासी हैं वो परिचित हैं पहले से ही मुझसे। समाज सेवा से जुड़ी हूँ पिछले 15 साल से। एक फौजी परिवार से आती हूँ, एक किसान परिवार से आती हूँ, और अब एक अवसर मिला है कि मैं अपने शहर के लोगों की सोच के साथ खड़ी हो सकूं, उन्हें वो उम्मीद जो वो देखते हैं अपने नगर निगम के चेयरपर्सन में, वो उम्मीद उन्हें दे सकूं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जरूर इस चुनाव में हिस्सा लूं। गायत्री मैम, एक बात कही जाती है, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। राजनीति को कुछ लोग अच्छा नहीं मानते हैं जी, तो बचते हैं, मतलब राजनीति करते भी हैं लोग, बचते भी हैं। घर में राजनीति, ऑफिस में राजनीति, विधानसभा में राजनीति, हर जगह राजनीति होती है, लेकिन राजनीति को लोग कहते हैं नहीं यार, अच्छी चीज नहीं है। तो अच्छे लोग कैसे आएंगे? तो उसके लिए आप अच्छे लोगों की कतार में किस तरह जुड़ पाएंगे? लोग आपको अच्छा कहें। राजनीति को आम लोग, जो युवा भी हैं, कहते हैं राजनीतिक लोग ऐसे होते हैं। तो माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे आप लोगों का? मैं समझती हूँ, क्योंकि राजनीति को पहले से पर्याय मान लिया गया था कि ये जो क्षेत्र है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जो पूर्वाग्रह थे, पहले वाली जो बात थी, वो अब कहीं बदलती जा रही है। राजनीति अब महिलाओं के लिए, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अब एक सम्मान का विषय बन गई है, क्योंकि महिलाओं को काफी अहमियत दी जा रही है। तो निश्चित तौर पे अच्छे लोगों का राजनीति में पदार्पण हो रहा है, और ये जरूरी भी है, तभी वो बदलाव आ पाएंगे। क्योंकि जो दूषित परिभाषा थी राजनीति की, निश्चित तौर पर वो बदलने का अब दौर है। गायत्री जी, आज से पहले आप सोशली बहुत एक्टिव थी, हर जगह थी, लेकिन एकदम कैसे मन में आया कि आप चुनाव लड़ें, थानेसर के लिए चुनाव लड़ें, थानेसर के विकास के लिए चुनाव लड़ें? मन में कैसे आया? क्योंकि अच्छे घर से हैं, सम्राट परिवार है, कोई समस्या नहीं है, कोई समय भी दे पाएंगे, लेकिन ये कि मतलब इतना नहीं लगता था कि राजनीति में आएंगे। सोशली आप एक्टिव हैं, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव होना और सोशली एक्टिव होना बहुत फर्क है। कैसे मन में आया पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं। मैं थोड़ा सा अलग देखती हूँ। शहर का जो नगर निगम का चुनाव है, उसे मैं बहुत ऊंचे दर्जे की जो राजनीति है उससे थोड़ा अलग समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जितने भी जिम्मेदार लोग कुरुक्षेत्र शहर के वासी हैं, वो कुछ बदलाव देखना चाहते हैं कि हमारे शहर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि कुरुक्षेत्र शहर एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक होली सिटी है, और उसके अलावा इस शहर में, जिसे अगर हम बात करें तो हमारे पास इतनी बड़ी विरासतें हमने सहेजी हुई हैं, बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कुरुक्षेत्र शहर का बड़ा नाम है। तो उसको, वहां की मैं नागरिक हूँ, वहां मैं रह रही हूँ, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो जब ऐसा कुछ विषय आया कि नगर निगम की बात हो रही है, तो नगर निगम में जिस तरह की मैं शिकायतें, थोड़ा सा मैं 15 साल से लोगों से बातचीत करती रही हूँ, उनकी आवाज बनी रही हूँ, जिस तरह की लोगों की अपेक्षाएं हैं शहर को लेके, तो उसी दिशा में मुझे लगा कि ये सेवा का मौका मुझे मिल रहा है, तो मुझे जरूर इस अवसर को देखना चाहिए।
राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि आप जब वोट लेने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग चाहते हैं कि आप उनके हर कसौटी पे खड़े उतरे। लोग आपको कहेंगे अंतरिक्ष से तारे तोड़ लाओ, नेता कहे हाँ बिल्कुल ले आऊंगा जी, सड़क बन जाएगी जी, हाईवे बन जाएगा जी। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है उसके बाद वो वायदों को पूरा करना मुश्किल होता है। आजकल चुनावी भाषा में रेवड़ी बांटना कहा जाता है, तो आप रेवड़ी बांटेंगे या मुद्दों में बात करेंगे? मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं बिल्कुल आम नागरिक हूं और वही उम्मीद और वो बदलाव जनता की आवाज बनकर मैं चाहती हूं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन जहां आप बात करते हैं रेवड़ी बांटने की, निश्चित तौर पर ये परंपरा रही है, राजनीति में रही होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने पिछले 15 साल से एक आवाज उठाई है शहर की स्वच्छता को लेकर, शहर के जो सभी प्रबंधन हैं, जिस तरह से भी अनियमितताएं थी, तो उनको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो ये शहर जहां इसे होना चाहिए, जैसा इसे होना चाहिए, जो मेरा सपना है कि कुरुक्षेत्र मेरा शहर ऐसा हो, तो उसके लिए मैं अगर बात करूं मेरी अपने लगाव की, तो मेरी वो भावना इतनी प्रबल है कि मैं इस चुनाव में आने का सोच रही हूँ। नहीं तो चुनाव कभी भी मेरी कार्यशैली का हिस्सा नहीं। लक्ष्य सिर्फ अपने शहर को विकसित करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि अपने शहर के को एक ऊंचाई पर देखना, और मैं चाहूंगी कि मेरा शहर न केवल राष्ट्र के, बल्कि मैं कहती हूँ जैसे सिटी ब्यूटीफुल कुरुक्षेत्र कहा जाता है, ये धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इतना समृद्ध शहर कुरुक्षेत्र को मैं देखती हूँ, बहुत बड़ी विरासत है, एक पर्यटन क्षेत्र है, हर तरीके से इसका मान सम्मान और उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ये सोच है मेरे सिर्फ इस चुनाव में आने की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो चाहे माता वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे उज्जैन महाकाल हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो, कुरुक्षेत्र का महत्व कहीं भी उनसे कम नहीं। लेकिन अगर आप वहां जाए और यहाँ आए तो वो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। तो कई बार मन कचोटता है कि ये इतना बड़ी ऐतिहासिक धरोहर संभाले बैठे हम, लेकिन प्रबंधन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा आपके मन में? रोडमैप है? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहती हूँ नियोजित तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि शहरों के विकास पे पैसा खर्च नहीं होता है। शायद योजना, प्रबंधन, नियोजन और सही लोगों को लिया जाना, इम्प्लीमेंटेशन तक बहुत देर हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो पेपर पे काम होता है और उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो मैं पृष्ठभूमि मेरी, मैं एक इंजीनियर हूँ, NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हूँ। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो उन इश्यूज को जिनको मैं देख रही हूँ कि किस तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है, तो थोड़ा टेक्निकली सोचेंगे तो हो जाएगा, इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। NIT से पास आउट है, इंजीनियर हैं आप, बहुत स्वाभाविक है कि जो आपका नजरिया है, सोच का तरीका भी कुछ अलग होगा। और उसको भी आजकल पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होना, घड़ा होना भी जरूरी है, घड़ा होना, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। तो आपने 15 साल 20 साल को यही नीलोखेड़ी कुरुक्षेत्र इसी बेल्ट में आप बचपन से ही जीवन गुजारा आप लोगों ने, तो एक लगाव, आत्मिक लगाव रहता है कि मेरा शहर ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप को चुनाव लड़ना है, तो जैसा कि भाजपा से जुड़े हैं, पुराने समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा अपनी पार्टी के बारे में क्या सोचे, क्या कहते हैं भाजपा के बारे में? क्योंकि बात की बात है कौन लड़ता है, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि, विचारधारा आज भी जो लगता है भाजपा से जुड़ी हुई लगती है आपकी, तो क्या कहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? देखिए, हमारा परिवार बहुत पुराने से ही संगठन से जुड़ा रहा था। मेरे दादा, पूरा परिवार हमारा संगठन से जुड़ा रहा था, और उसके साथ में हम एक उसी तरह की सोच के साथ बड़े हुए हैं। तो राजनीति में पदार्पण कोई जरूरी नहीं होता, उसके अलावा भी आप बहुत तरीके से राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होते हुए भी और अपनी पढ़ाई लिखाई या अपनी सोच के दम पर जिस तरह से भी इस शहर के साथ न्याय किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, वो करना मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी। गायत्री कौशल एक ऐसी बहुआयामी प्रतिभा की धनी लगती हैं, युवाओं में युवा लगती हैं, समझदारों में समझदार बन जाती हैं, बच्चों में बचपन दिखता है। तो इतने सारे जो गुण हैं, कैसे क्वालिटीज हैं, आप अंदर समेटे हुए हो। तो चुनाव में तो आप जिस तरह युवाओं में जाओगे तो युवाओं वाली बात करेंगे, अगर अच्छे सम्राट लोगों में जाओगे वो बात होगी। गरीब लोगों में गरीब का दर्द भी समझते हैं, क्योंकि किसान परिवार से तो अपनी धरती, आपने हल भी चलाया, जो जानकारी, हल भी चलाया और आपने जीरी भी काटी, हम कहते हैं जीरी भी काटी है, हम देखा, और सिर्फ गठरी भी उठाई है। और NIT पास आउट होने के बाद अब कुरुक्षेत्र जैसे बड़े शहर में रह भी, तो जीवन का सार, जो जीवन का अनुभव है आपका, उसे आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे कुरुक्षेत्र में?
निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग घड़े हुए होते हैं, तो अब तो जीवन में इतना अनुभव भी जुड़ गया है। कोई बिल्कुल युवावस्था में मैं नहीं हूँ, अपनी आयु के उस दौर में हूँ जहाँ बहुत सारे मेरे साथ अनुभव जुड़े हुए हैं जीवन के, और हर वर्ग से, जैसे आपने कहा कि मैं एक प्रेरक वक्ता हूँ, मैं युवाओं के लिए कॉलेजेस में सेमिनार्स करती हूँ, वर्कशॉप करती हूँ, तो संबंध उनसे कैसे, उनके साथ एक इंटरेक्शन कायम करना है मैं जानती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा पुराना अनुभव है एक परिवार से आने का, बिल्कुल रूट्स बेस के साथ आने का, तो कई बार लोग भ्रमित होते हैं इस बात के साथ कि अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिवेश में, मैं कहती हूँ कि यही खासियत है, अगर आप जीवन को सहज होकर, जैसा परिवेश है वैसा होके जी सकें, बिना दिखावे के जी सकें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप समझ, तभी आप जुड़ाव कायम कर पाएंगे, तभी आप सामने वाले को समझ पाएंगे, अगर आप उसके साथ उस लेवल पर जाके बात कर सकते हैं तो। अब समाज सेवा में मेरा अनुभव जो रहा था, कई लोग सोचते हैं कि शायद मैं कविता करती हूँ तो मैं मंचों पर ही नजर आती हूँ, या मैं अभिनेत्री हूँ तो शायद मैं बड़े पर्दे पर नजर आती हूँ, पर्दों पे नजर आती हूँ। लेकिन सच मानिएगा, मैं बिल्कुल इस बात को लेकर, मैं जो अपने जीवन मूल्यों की बात करूं तो मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई इंसान हूं। और जब हम महिलाओं और बच्चों की बात करते हैं, और जितना गहराई से जाकर मैंने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है, मार्गदर्शन किया हुआ है उन महिलाओं का जो किसी तरह से अपनी जो है मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही हैं, अपनी समस्याओं से जूझ रही हैं, तो उनके साथ बहुत सारे मैंने इस तरह के इंटरेक्शंस किए हैं। आपने दिखावा कभी नहीं किया, चुपचाप काम किया, किसी को खुशियां दी, खुशियां दी और चलते बने। हाँ, वो देखिएगा, दिखावा करने से क्या है कि हमारा जो जीवन है उसको हम उपयोगी बनाए, मेरी तो ये सोच है। जैसा बताया मैंने कि संगठन की जो विचारधारा है वो यही है कि आप दिखावा कम कीजिए। अब ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो परिदृश्य दिखाई देता है वो सिर्फ दिखावे का है, तो लोग काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। वो दिखता है, आप पे लागू नहीं होता वो, आप सिर्फ काम करते हैं, दिखते कम है, लेकिन राजनीति में तो दिखना भी पड़ेगा आपको ज्यादा। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि दिखना पड़ेगा, आपकी जो प्रेजेंस है, जब आप लोगों के बीच में अपना प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं सार्वजनिक, तो जहां आपको होना चाहिए वहां आपको होना होगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक मेरी पारिवारिक प्राथमिकताएं थी, और अब मैं शायद अपनी उन चीजों से बाहर आ चुकी हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना जीवन अब समाज को, अपने राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये, अब आप एक बड़े परिवार का मुखिया बनना चाहती हैं? कह सकते हैं, मुखिया नहीं कहूंगी मैं इसे, मैं कहूंगी सेवक बनना चाहती हूँ। प्रायोरिटीज की बात की गई है, क्योंकि अभी तो देखो चुनावी नारे, और रेवड़ी आपने बांटनी नहीं, आपने कह दिया रेवड़ी वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता नहीं आप कर भी पाएंगे, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, क्योंकि बनने के बाद भी आपने जनता को फेस करना है। तो क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अब देखो, अभी शुरुआत है आपकी, कल को क्या रंग चढ़े राजनीति का पता नहीं, फिलहाल नहीं लगता अभी राजनीति रंग चढ़ने वाला है, फिलहाल नहीं लगता कि आप राजनीति के किसी रंग में रंगे जाएंगे, क्योंकि आपका अपना रंग है, और रंग है सच्चाई का, जो मुझे देता है। तो युवा वोटर्स हैं, लड़कियां, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, और आम वोटर भी हैं, तो युवाओं को कितनी अहमियत देना चाहेंगी, कितना अहम है युवाओं की पॉलिटिक्स में भागीदारी और वोट डालना, और आप उन्हें किस तरह अपने साथ जोड़ेंगे? अंतिम सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, गत चुनाव में, पिछले जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें मुझे जो अपनी जिला प्रशासन की मुहिम है, वोटर अवेयरनेस, उससे जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे यूथ एम्बेसडर बनाया गया जिला प्रशासन की तरफ से। उस दौरान मैंने जाना, जब हम युवाओं के बीच में पहुंचे, प्रचार उनको समझाने के लिए पहुंचे कि किस तरह आपको वोटिंग राइट्स पता होने चाहिए, वोट क्यों करना चाहिए, तो ये बहुत दुखद था कि उन्हें संविधान के बारे में या वोट के महत्व के बारे में कोई भी जानकारी है नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई छुट्टी है, चलिए मनाइए। तो मैं चाहती हूं कि इस तरह के जिन चीजों की अनदेखी की जा रही है, हमारी वोटर्स की जो परसेंटेज होती है वोटिंग की, वो बहुत कम होती है। कारण ये है कि जागरूकता का अभाव है। तो युवाओं को अगर सक्रिय राजनीति से जोड़ा जाएगा, जैसे वहां पर जो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं उनका नाट्य रूपांतरण किया जाए, उन्हें बताया जाए किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को पुख्ता किया जाए, तो इस तरह की प्रयास जो है ना वो होने चाहिए एजुकेशन के स्तर पर। क्योंकि देश की जो सरकारें हैं, अच्छे लोगों का आना, अपना चुनाव करने की क्षमता का विकास होना युवाओं में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में युवा वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है। तो
युवा अहम भूमिका निभाएंगे कुरुक्षेत्र के नए चेयरपर्सन चुनाव में भी? बिल्कुल निभाएंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि वो सोच समझकर चयन करे। और मैं सारे कुरुक्षेत्र वासियों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए मैं सभी का सम्मान करती हूँ जो भी चुनाव के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएंगे। लोकतंत्र महापर्व है चुनाव, बिल्कुल महापर्व है। और इसमें मैं ये चाहूंगी कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह का राजनीतिक दल किसी के पीछे हो, कोई भी राजनेता किसी के पीछे हो, आप चुनाव अपना जो प्रत्याशी है उसको देखकर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों को सच में लाना चाहते हैं तो आपको उस विचारधारा से ऊपर उठना होगा कि हम किसी टैग के साथ किसी व्यक्ति को चुने। आपको व्यक्ति की पहचान करना बहुत जरूरी है। कौशल जी, अंतिम सवाल ये रहेगा, हालांकि अंतिम सवाल पहले बोल चुका हूं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स भी देखेंगे, मुझे लग रहा है व्यूअर्स देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता है। पॉलिटिकली जो राजनीतिक दल होते हैं, हर एक दल के भावी उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपने वायदे लेकर, अपने मुद्दे लेकर भी आती हैं। आप भी राजनीतिक दलों से संबंध में आपसे कई पॉलिटिकल पार्टी से आपसे संपर्क करें, जो जानकारी मिली है, कई ऑफर्स भी किया टिकट के लिए आपको, लेकिन आपका अब तक का झुकाव या क्या कहेंगे, मतलब क्या लगता है कि कई, मुझे जानकारी है 2-3 पॉलिटिकल पार्टी आपको ऑफर्स दे चुकी है हमारी तरफ से चुनाव लड़ो, नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि राजनीतिक गोपनीयता रखी जाती है, तो आपका झुकाव या आपका मन किधर से चुनाव लड़ने का, किसका आशीर्वाद चाहते हैं? सबसे पहले मैं बात कहना चाहूंगी कि मैंने अभी बीजेपी की सक्रिय सदस्यता भी ली है, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूं जिस तरह से काम किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा। और अभी हाल ही में जो ये वाला परिवर्तन आया है कि आपको चेयरपर्सन का डायरेक्ट चुनाव होगा, मैं इसका स्वागत करती हूं, क्योंकि 10 या 20 चयनित लोग अपना लीडर मुखिया चुनते थे, शायद वो परंपरा सही नहीं थी और उससे कुछ और गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पारदर्शिता आएगी, और क्योंकि ये पार्टी बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है तो मैं सभी नीतियों का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। अगर मुझे अवसर मिलता है कि मुझे प्रत्याशी बनाती है बीजेपी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो देखेंगे। लेकिन प्रायोरिटी फिलहाल प्राथमिकता आपको बीजेपी से चुनाव लड़ने की है, बीजेपी आशीर्वाद देती है, पार्टी आप पे विश्वास जताती है? अगर जताती है, क्योंकि मैं पुरानी कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नीतियों की समर्थक। आप सच बोले, साहस कहाँ से लाते? लोग कहते हैं अब आपने प्राथमिक सदस्यता ले ली, अब कैसे मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, तो ले ली ना, आपने फिर भी सच बोला कि मैंने अभी प्राथमिक सदस्यता ली है, ये नहीं कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मतलब फिर ये बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तो पहला इंटरव्यू इसलिए आप सच बोल रहे हैं, धीरे धीरे आगे ट्रेंड हो जाओगे, लेकिन चाहेंगे इस तरह आप आगे भी ना इस तरह सच बोलते रहे, क्योंकि राजनीति में ना जो युवाओं की, आम लोग क्यों राजनीति बुरा मानते हैं, वो सच बोलने वाले लोग उन्हें थोड़ा कम मिलती है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा, लेकिन लगता है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जैसे नेता आएंगे तो सच बोलेंगे मैंने अभी सदस्यता ली है, तो आप मुझे हमेशा ऐसा पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बायस मेरा कभी लंबा चौड़ा नहीं रहा था, और मुझे मैं सच कहने का सामर्थ्य है, ये पूरा कुरुक्षेत्र जानता है कि मैं सच कहने की हिमायती हूँ और सच ही कहती हूँ। मेरा विरोध बहुत रहता है इस बात के लिए, सच कहना केवल महंगा पड़ता है। जी, मुझे महंगे सस्ते से मतलब नहीं है, मैं बता रही हूँ कि मैं जीवन मूल्यों के साथ जीवन को जीने वाली इंसान हूँ, और ऐसा मेरे में कोई बदलाव आप कभी भी देखेंगे नहीं। दूसरा, हम कृष्ण की धरती पर बैठे हैं, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम लोग अपना कर्म कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिले तो क्या नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से बी पॉजिटिव न्यूज़ भी चाहेगा कि आप जैसे जो नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और मादा रखते हैं और कर्म करने का एक अधिकार, जज्बा रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आपको सफलता मिले। राजनीति की पहली सीढ़ी और पहला इंटरव्यू आपने बी पॉजिटिव न्यूज़ को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति पर जो एक दाग लगता जा रहा है दूर होना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जैसे दावर नेता देश के लिए 18 से 20 घंटे काम कर सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र की महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? तो हम चाहेंगे कि आपको शुभकामनाएं देंगे और चाहेंगे आपको आशीर्वाद मिले और पार्टी आप पर विश्वास जताए। आपका गायत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।